दोस्तों, आज की कहानी है पेट पालने के लिए माँ ने बेटी से कराया जिस्म का धंधा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उसने टैक्सी में बैठते हुए मेरे हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच भींचते हुए कहा, अच्छा, जल्दी ही फिर मिलेंगे। मैंने कहा, जरूर मिलेंगे, और दूर जाती टैक्सी को देखती रही। उसकी हथेलियों की गर्माहट देर तक मेरे हाथों को सहलाती रही। अचानक वातावरण में गहरे काले बादल छा गए। ये ना जाने कब बरस पड़े। बादलों के बरसने और मन में फटने में क्या देर लगती है। न जाने कब की जमीन पर पिघलने लगी और मैं हिमशिला से साधारण मानवी बन गई। मुझे पता ही नहीं चला मेरे मन में कब का विलुप्त हो गया। प्रेम का उष्ण सोता उमड़ पड़ा, उफन पड़ा। मेरी उससे पहली पहचान एक सेमिनार के दौरान हुई थी। मुख पर गंभीरता का मुखौटा लगाए मैं अपने में ही सिकुड़े सिमटी एक कोने में बैठी थी कि हेलो, मुझे प्रेम कहते हैं कहते हुए उसका मेरी ओर एक हाथ बढ़ा था। मैंने कुछ रोष से भरी दृष्टि उस पर उठाई थी। नमस्ते। उसके निश्चल मुस्कुराते चेहरे में न जाने कैसी कोशिश थी जो मेरे बाहरी कठोर आवरण को तोड़ अंतर मन को भेद रही थी। मैं उसके साथ रुखाई से पेश न आ सकी। फिर धीरे धीरे 3 दिन उसके बिंदास स्वभाव के साथ कब और कैसे गुजर गए मालूम नहीं। मैं उसकी हर अदा पर मंत्र मुग्ध सी हो गई थी। सारे दिनों के साथ के बाद अंत में अब आज विदाई का दिन था। मन में कहीं कहीं गहरे उदासी के बादल छा गए थे। उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए मोहक अंदाज में कहा, अच्छा, जल्दी ही फिर मिलेंगे। उसके हाथों की उछड़ता अब भी मेरे तन बदन को सहला रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं वही वंदना हूँ जिसे मित्र मंडली ने हिमशिला की उपाधि दे रही थी। सही ही तो दी थी उन्होंने मुझे यह उपाधि। जब कभी अकेले में कोई नाजुक क्षण आ जाता, मैं बर्फ सी ठंडी पड़ जाती थी। मुझ पर कच्छप का खोल चढ़ जाता था। पर क्या मैं सदा से ही ऐसी थी? अचानक ही बादलों में बिजली कड़की। मैं वंदना, भोली भाली बिंदास, जिसके ठहाकों से सारी कक्षा गूंज उठती थी। मित्र कहते, छत तोड़ दीवार फोड़। अट्ठास को बिजली की कड़क ने तेज तेज कदमों उठाने को मजबूर कर दिया। तेज कदमों से सड़क मापती घर तक पहुंची। हांफते थके हुए से चेहरे पर भी प्रसन्नता की लाली थी। दरवाजा माँ ने ही खोला। आ गई बेटी, जा जल्दी कपड़े बदल डाल, देख तो किस कदर भीग गई है। अच्छा माँ, कहकर मैं कपड़े बदलने अंदर चली गई। मेरे हाथ सब्जी काट रहे थे, पर चारों ओर उसी के शब्द गूंज रहे थे। बधाई वंदना जी, आपके भाषण ने मुझे मुग्ध कर लिया। मन ने चाहा कि गले लगा लूं आपको, पर मर्यादा के चलते मन महसूस कर रह जाना पड़ा। उसके गले लगा लूं के उस भाव ने मेरे होठों पर सलज्ज मुस्कान सी ला दी। माँ चौके में खड़ी कब से मुझे देख रही थी पता नहीं, पर उनकी अनभावी आंखों ने शायद ताड़ लिया था कि कहीं कुछ ऐसा घटा है जिसने उनकी बेटी को इतना कोमल, इतना मासूम बना डाला है। बीनू कौन है वह? मैं भावलोक से हड़बड़ाकर कटु यथार्थ पर आ गई। कौन माँ? कोई भी तो नहीं है बेटी, मुझसे मत छिपा। तेरे होठों की मुस्कान, तेरी खोई खोई नज़र, तेरा अनमनापन बता रहा है कि आज जरूर कोई विशेष बात हुई है। बेटी माँ से भी बात छिपाएगी? मैंने झुझलाकर कहा, क्या माँ, कोई बात हो तो बताओ ना। और यह भी क्या उम्र है प्रेम व्रेम के चक्कर में पड़ने की। माँ चुपचाप मेरी ओर निहार कर चली गई। उनकी अनभावी आंखें सब ताड़ गई थी। मैं दाल धोते धोते विगत में डूब गई थी। कॉलेज से आई ही थी कि माँ का आदेश मिला, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। माँ, इसमें तैयार होने की क्या बात है? देखने आ रहे हैं तो आने दो। मैं जैसी हूँ ऐसी ही ठीक हूँ। गाय बैल भी क्या तैयार होते हैं अपने खरीदारों के लिए? पिताजी ने कहा, देख लिया अपनी लाडली को, कहाँ करता था। कॉलेज में मत पढ़ाओ, पर सुनता कौन है? लो और पढ़ाओ कॉलेज में।
मैंने तैस में आकर कहा, पिताजी पढ़ाई की बात बीच में कहाँ से आ गई। माँ ने डपटते हुए कहा, चुप रह, बड़ों की से जबान लड़ाती है। एक तो प्रकृति ने एक रूप में कंजूसी की है, दूसरे तो खुद को रानी विक्टोरिया समझती है। जा, जैसा कहा है वैसा कर। इससे पहले मेरे रंग रूप पर किसी ने इस तरह कटु इंगित नहीं किया था। माँ के बोलों से मैं आहत हो उनकी ओर देखती रह गई। क्या ये मेरी वही माँ है जो कभी लोगों के बीच बड़े गर्व से कहा करती थी, मैं तो लड़के लड़की में कोई फर्क ही नहीं मानती। बेटी के सुनहले भविष्य की चिंता करते हुए मैं तो उसे पढ़ने का पूरा मौका दूंगी। जब तक लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएंगी, समाज से दहेज की बुराई नहीं जानेगी। आज वही माँ मेरे रंग रूप पर व्यंग कर रही है, इसलिए कि मेरा रंग दबा हुआ सांवला है, मेरे बदन को कटावों में तीक्ष्णता नहीं है। मुझे रंग रोगन का मुलम्मा चढ़ाना नहीं आता। आज के चमक दमक के बाजार में इस अनास करसठ चेहरे की कीमत लगाने वाला कोई नहीं। आज मैं एक बिकाऊ वस्तु हूँ, ऐसी बिकाऊ वस्तु जिसे दुकानदार कीमत देकर बेचता है, फिर भी खरीदार खरीदने को तैयार नहीं। ये सब सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने अपने आप को संयत करते हुए हाथ मुंह धोया, 2 चोटियां बनाई, साड़ी बदली और नुमाइश के लिए खड़ी हो गई। दर्शकों के चेहरे मुझे देख बिचक गए। औपचारिकता बस उन्होंने पूछा, बेटी क्या करती हो? जी, मैं BA फाइनल में हूँ। मुझे ऊपर से नीचे तक भेदती हुई उनकी नज़रें मेरे जिस्म के आर पार होती रही। मेरे अंदर क्रोध का गुबार सबको सहन करती हुई मैं वहाँ चुपचाप साम्यता की मूर्ति बनी बैठी थी। एक एक पल एक एक युग सा बीत रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा अंधड़ उठे कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए, कुछ बाकी न रहे। अंत में माँ के संकेत ने मेरी यातना की घड़ियाँ का अंत किया और मैं चुपचाप अंदर चली गई। रुक्मणी उनकी 2 लाख रुपए नगद की मांग है। क्या करें, अपना ही सोना खोटा है। सिक्का चलाने के लिए उपाय तो करना ही पड़ेगा ना, पर मैं इतने रुपए लाऊं कहाँ से? भविष्य निधि से निकालने पर भी तो उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता। माँ ने लंबी सांस भरते हुए कहा, जाने भी दो जी, बीनू के बापू यही एक लड़का तो नहीं है? अपनी बेटी के लिए कोई और जोड़ीदार मिल जाएगा, फिर तो उस जोड़ीदार की खोज में आए दिन नुमाइश लगती और इस भद्दे बदसूरत चेहरे पर नापसंदगी के लेबल एक के बाद एक चस्पा कर दिए जाते रहे। लड़के वालों की मांग पूरी करने की सामर्थ्य मेरे पिताजी ने में न थी। देखते ही देखते मैंने भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया और माँ के सामने MA करने की इच्छा जाहिर की। पिताजी तो आपसे बाहर हो उठे, दोनों हाथ जोड़कर बोले, अब बस कर, BA पढ़ कर तो यह हाल है कि कोई बर नहीं फंसता, MA करके तो हमारे सिर पर बैठ जाएगी। मेरी आंखों में आंसू झिलमिला उठे। माँ ने मेरी बिगड़ी बात संवारी, बच्ची का मन है तो आगे पढ़ने दीजिए ना, घर बैठकर भी क्या करेगी? रोज ही एक न एक आशा का दीप झिलमिलाता पर जल्दी ही बुझ जाता। माँ की उम्मीद चकनाचूर हो जाती। आखिर है तो माता पिता ना, उम्मीद का दामन कैसे छोड़ सकते थे? मैंने अब इस आघात को भी जीवन की एक नित्य क्रिया के रूप में स्वीकार कर लिया था, पर इस संघर्ष ने मुझे कहीं भीतर तक तोड़ मरोड़ दिया था। मेरी वह खिलखिलाहट हुए छतफोड़ दीवार तोड़ ठहाके धीरे धीरे बीते युग की बात हो गए थे। मेरे विवाह की चिंता में घुलते पिताजी को रोगों ने धर दबोचा था। नियम से चलने वाले मेरे पिताजी मधुमेह के रोगी बन गए थे, पर मेरे हाथ में कुछ भी ना था। मैं अपनी आँखों के सामने असहाय सी निरुपाय सी उन्हें खुलते देखती रहती थी। अपनी लगन व मेहनत से की पढ़ाई से मैं MA प्रथम में वर्ष प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई।
फाइनल में पहुंची कि एक दिन ट्रक दुर्घटना में पिताजी के दोनों पैर चले गए। माँ तो जैसे प्रसतर शिला सी हो गई। घर की दोहरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं पिताजी का बेटा भी थी और बेटी भी। मैंने ट्यूशनों की संख्या बढ़ा ली। पिताजी को दिलासा दिया कि जयपुरी कृत्रिम पैरों से वे जल्द ही अपने पैरों पर चलने में समर्थ हो सकेंगे। सब ठीक हो जाएगा। एमए उत्तीर्ण करते ही मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे जिंदगी ढर्रे पर आने लगी थी। मेरे तनाव कम होने लगे थे। कभी किसी ने मुझसे मित्रता करनी चाहिए तो भाई या दादा के मुखौटे में मुझे रखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। किसी की सहलाती हुई दृष्टि में भी मुझे मुखौट नजर आने लगता। एक पंचर की बूसी आने लगता। मुझ भद्दी काली लड़की में किसी को भला क्या दिलचस्पी हो सकती है? और उस पर माता पिताजी की नैतिकता के मूल्य। कभी किसी सहकर्मी को साथ ले आती तो पिताजी की आंखों में शक झलमला उठता और माँ स्वागत करते हुए भी उपदेश देने से नहीं चूकती कि बेटा बीनू के साथ काम करते हो, बहुत अच्छा, पर बेटा हम जिस परिवार में जिस समाज में रहते हैं उसके नियम मानने पड़ते हैं। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे मन में खोट नहीं, पर देखो ना, हम तो पहले ही बेटी की कमाई पर हैं। फिर दुनिया वाले ताने देते हैं कि रोज एक नया छोकरा आता है। बीनू की माँ, बीनू से धंधा करवाती हो क्या? माँ के उपदेश ने धीरे धीरे मुझे कॉलेज में भी अकेला कर दिया। खासकर पुरुष सहकर्मी जब भी देखते उनके मुख पर विद्रोह भरी मुस्कान छा जाती। मुझे माँ पर खींच होने लगती थी। यह नैतिकता, यह मूल्य मुझ पर ही क्यों आरोपित किए जा रहे हैं? मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? क्या वे आते हैं बेवक्त मेरी सहायता के लिए? बेटी की कमाई का ताना देने वालों ने कितनी थैलियों के मुंह खोल दिए हैं मेरे सामने। एक अकेले पुरुष को तो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये दोहरे मापदंड क्यों?